सीबीआई के गृह युद्ध पर आज कोर्ट का फैसला आ गया है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया गया है। एक तरीके से इसको सरकार के लिए झटका कहा जाएगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि तय प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हुआ। अब तय प्रक्रिया क्या है आप समझिए। तय प्रक्रिया होती है अपॉइंटमेंट कमेटी, चयन समिति। चयन समिति नियुक्ति करती है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हटाया नहीं गया है, छुट्टी पर भेजा गया है, और छुट्टी पर भेजने का फैसला सरकार कर सकती है। सरकार कह रही थी कि सीवीसी, जो कि सीबीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उसकी अनुशंसा, उसके कहने, उसकी रिकमेंडेशन पर ही आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया था। सुनिए कोर्ट में क्या हुआ, वकील क्या बता रहे हैं, सुनिए आप। इसके फैसले को हम ये मानते हैं कि एक संस्था की जीत हुई है। हम ये मानते हैं कि इस देश में न्याय की प्रक्रिया सही चल रही है, और अगर कोई न्याय के प्रक्रिया के खिलाफ जाता है या उसे सबवर्ट करने की कोशिश करता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा मौजूद है। और एक तरीके से बीजेपी के लिए बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि सरकार के इस फैसले पर ही विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि आपने तय प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया। चयन समिति होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, आलोक वर्मा को हटाने से पहले आप लोगों ने ये सब क्यों नहीं सोचा। यही कोर्ट ने आज पूछा कि भाई अपॉइंटमेंट कमेटी के पास आप क्यों नहीं गए। हमारे साथ रोहित शैल, जो कि बीजेपी के नेता है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं उनको। टी.आर. रामचंद्रन, सीनियर जर्नलिस्ट है। आशुतोष मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं। डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और ईश्वरण सिंह भंडारी, एडवोकेट है। पहले, और महेश जी, महेश गुप्ता, जी मीडिया संवाददाता। खबर क्या है पहले वो समझ लेते हैं एक बार। महेश जी, क्या हुआ आज कोर्ट में, क्या याचिका थी, क्या फैसला रहा कोर्ट का? देखिए, इस मामले को जो है 3 जजों की बेंच ने सुना था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ। तो आज ये तीनों जज बैठते हैं तो फैसला सुनाया जाता है, लेकिन आज चीफ जस्टिस छुट्टी पे थे, तो इसलिए जो 2 जजेस हैं उन्होंने अपना फैसला सुनाया। उनकी अपनी अलग कोर्ट है, कोर्ट नंबर 12, चीफ जस्टिस की 1 नंबर होती है। तो कोर्ट नंबर 12 में जो है जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ बैठे थे, और जस्टिस संजय किशन कौल ने फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा सबसे पहले कि जो फैसला लिखा है वो चीफ जस्टिस ने लिखा है, बाकी दोनों जजेस यानी कि तीनों जजेस की उस पर सहमति है। और उसके अंदर फिर उन्होंने पूरा जो सीबीआई के एक्ट की कुछ मुख्य बातें वो हैं, और विनीत नारायण की जो एक पुरानी जजमेंट है जो इस इश्यू पर थी कि सीबीआई को पूरी स्वतंत्रता मिले, उसके आधार पर अपॉइंटमेंट की एक प्रक्रिया क्या होगी, कि 2 साल से पहले किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, ताकि वो जो डायरेक्टर है वो स्वतंत्र होकर बिना किसी दबाव में काम कर सके। और अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, किसी सीबीआई डायरेक्टर को हटाया जाएगा तो क्या प्रक्रिया होगी, ये सब बातें उसके अंदर कही गई हैं। तो कोर्ट ने पहले इन सब बातों को पढ़ा, और कोर्ट ने कहा कि जो विनीत नारायण मामला था पुराना, वो विनीत नारायण के नाम से केस को जाना जाता है, इसलिए बार बार हम विनीत नारायण मामला बोलते हैं। तो विनीत नारायण मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जो सीबीआई डायरेक्टर है या सीबीआई जो है वो निष्पक्ष होकर काम करे, उसको स्वतंत्र रखना जरूरी है। तो करीब 15 मिनट तक उन्होंने अपना जजमेंट पढ़ा, और उसका जो निचोड़ था वो ये था कि जो सीवीसी करने जो आदेश दिया है अपना, वो जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, 3 लोग जो हैं वो सीबीआई डायरेक्टर का चयन करते हैं, उसकी नियुक्ति होती है उसके बाद। तो उसमें कहा गया कि जो सीवीसी ने अपना एक रिकमेंडेशन की कि इनको छुट्टी पर भेज दिया जाए, और उसके बाद केंद्र सरकार ने छुट्टी पर भेजने का आदेश जारी कर दिया रातों रात, तो वो गलत था, क्योंकि उसके लिए जो चयन समिति होती है, जो नियुक्ति करने वाली कमेटी है, अपॉइंटमेंट कमेटी, उससे भी पूछना जरूरी था, उसकी सहमति लेना जरूरी था। ये सुप्रीम कोर्ट का जिस्ट है। तो कहने का मतलब ये कि इनको छुट्टी पर भेजा, ये गलत है या नहीं, ये कोई इशू नहीं है। इशू ये कि इनको जिस तरीके से छुट्टी पर भेजा गया वो तकनीकी आधार पर गलत था, क्योंकि सीबीसी ने, केंद्र सरकार ने जो उनके अपॉइंटमेंट कमेटी है उससे इजाज़त नहीं ली। और साथ में कोर्ट ने बोला है कि आलोक वर्मा अपनी कुर्सी पर आएँ, लेकिन वो अपना कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते तब तक जब तक कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी है वो इस मामले को दोबारा से देखेगी, और अपॉइंटमेंट कमेटी देखेगी कि क्या उनको हटाया जाए या क्या उनको छुट्टी पे भेजा जाए या उनके खिलाफ कुछ भी ना किया जाए। एक चीज और क्लैरिफाई करिए अपॉइंटमेंट कमेटी का जी, एक चीज और क्लैरिफाई करिए। अगर सीबीआई डायरेक्टर पद पर रहते हुए कोई नीतिगत फैसला ही नहीं ले सकते, तो फिर रीइंस्टेट करने का क्या मतलब हुआ? पद पर रहेंगे लेकिन फैसला नहीं लेंगे कोई? नहीं, देखिए, रीइंस्टेट करने का रीइंस्टेट करने का मायने ये, जो देखिए, जो कोई बड़ा फैसला है वो नहीं ले सकेंगे, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई 2 ऑफिसर्स के बीच में झड़प चल रही थी या कि सरकार के
कर उन्होंने कोई फैसला ले लिया। लेकिन हाँ ये कि उसमें कोई जो रूटीन की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, केस रजिस्टर होते हैं, ये सब तो एक रूटीन की प्रक्रिया वो तो की जाएगी। लेकिन ये क्योंकि इसके अंदर बोला गया कि नीतिगत फैसला नहीं लेंगे, इसके मायने ये कि जो सीवीसी ने कहा कि यहाँ 2 अधिकारियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के, करप्शन के आरोप हैं, तो ऐसी स्थिति में जब तक अपॉइंटमेंट कमेटी फैसला नहीं ले लेती है, यानी कि मायने की मतलब ये कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ उसके डिपार्टमेंट में कोई सीरियस कंप्लेंट आती है तो उस डिपार्टमेंट जो है ये मान के चलता है कि भाई जब तक आपके खिलाफ जांच पूरी ना हो जाए आप कोई जो है बड़ा फैसला ना लें। क्योंकि इसके अंदर छुट्टी पर भेज दिया गया था, छुट्टी पर भेजने का तरीका गलत था, इसलिए उनको कुर्सी पर वापस बैठाया जा रहा है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट कमेटी है वो देखेगी कि इनके खिलाफ जो करप्शन के एलिगेशन लगाए गए हैं, क्या उनके आधार पर उनको छुट्टियों पर भेजा जाए, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो या कुछ भी ना हो। और कोई राकेश अस्थाना से जुड़ी भी कोई राकेश अस्थाना से जुड़ी भी कोई याचिका थी महेश जी, उस पर कुछ हुआ? देखिए इसके अंदर जो राकेश अस्थाना की अपनी याचिका थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनी नहीं थी उनकी, क्योंकि ये मामला शुरू हो गया था। लेकिन इसके अंदर जो ये फैसला लिया गया था वो छुट्टियों पर दोनों को अधिकारियों को भेजने का फैसला लिया गया था। तो जो छुट्टी पर भेजने का फैसला है वो जो नोटिफिकेशन था या ऑर्डर था जिसको हम बोलेंगे वो रद्द हो गया है। तो मतलब वो राकेश अस्थाना पर भी लागू होगा? देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि एक ही आदेश के अंदर दोनों बातें थी, और जब वो आदेश रद्द हो गया तो उसके अंदर जो भी बात लिखी गई है वो रद्द मानी जाती है। बेशक से यहाँ पे पिटीशन आलोक वर्मा की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो जो नोटिफिकेशन निकाला गया था ऑर्डर वो रद्द किया जाता है। तो इसके मायने ये कि उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो जो है नल एंड वॉइड हो गया, वो जीरो हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश गुप्ता, पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। इश्करण सिंह भंडारी, आप क्योंकि लॉयर भी हैं, आप मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से समझा सकेंगे, बताइए। जरूरी जी हाँ, मैं सिर्फ लास्ट पॉइंट पे बोल रहा हूं कि ये चीज जरूरी नहीं है अस्थाना के लिए भी एप्लीकेबल हो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा था कि ये सेपरेट केस है। डायरेक्टर की नियुक्ति का एक पूरा एक्ट के अंदर प्रोसीजर है, जो सिलेक्ट कमेटी है, जो प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में प्रोटेक्शन है वो स्पेशल डायरेक्टर के लिए अवेलेबल नहीं है एज पर द एक्ट इटसेल्फ। तो हमें पता नहीं है कि ये जो ऑर्डर आया है ये अस्थाना जी पे भी अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, मुझे लगता नहीं है ये उन पे करेगा, पर हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आलोक वर्मा की पिटीशन पर वो प्रोटेक्शन भी सिर्फ डायरेक्टर को है अपॉइंटमेंट की। ज्वाइंट डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, इन सबको ये 2 साल की टेन्योर की जो प्रोटेक्शन है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो वो कानूनी प्रोटेक्शन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता ये पूरे सीबीआई के लिए किया होगा। दूसरी बात, जो डायरेक्टर की बात करें, इस केस में जरूरी बात समझनी है कि डायरेक्टर को रीइंस्टेट किया गया है, बट उनको रीइंस्टेट करने के बाद अभी उनको ये पॉलिसी मेकिंग की पावर नहीं दी है। अब पॉलिसी क्या है ये भी डिफाइंड नहीं है कहीं पे, क्या पॉलिसी होगी, क्या एफआईआर रजिस्टर करना बड़े केस में पॉलिसी डिसीजन है या रेगुलर डिसीजन है, ये सब बातों पे भी अभी चर्चा होगी क्योंकि एक वर्ड और एक टर्म क्लियर ही नहीं है लॉ के अंदर। दूसरी बात, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो सिलेक्ट कमेटी को डिसाइड करना है, वो 7 दिन में बैठेगी, पर यह नहीं कहा कि सिलेक्ट कमेटी का डिसीजन भी 7 दिन में आएगा। तो अगर वो टाइम लेंगे डिसीजन देने में, 31 को तो वो रिटायर कर रहे हैं, तो अभी ये मेरे ख्याल से ऑन गोइंग चीज है, ये भी और बहुत चलेगी। इसमें अभी कोई आपको, मेरा नहीं लगता कि चीज की समाप्ति हो गई है या आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ गई है, क्योंकि ना पॉलिसी डिसीजन ले पा रहे हैं और ना आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म की गई है, वो सिलेक्ट कमेटी ने डिसाइड करनी है। और सिलेक्ट कमेटी के ऊपर कोई बाधा नहीं है कि वो 15 दिन में डिसाइड करे या 25 दिन में डिसाइड करे, तब तक रिटायरमेंट आ जाएगी। तो अभी भी हम बहुत आपने मेरे ख्याल से 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं, अभी भी पॉसिबल है। जी, एक तो ये आपने इंपॉर्टेंट कहा कि अपॉइंटमेंट कंफर्म अभी नहीं हुई है, वो अपॉइंटमेंट कंफर्म करेगी सेलेक्ट कमेटी। उस 31 को रिटायर हो रहे हैं, ये सारी चीजें हैं बहरहाल, लेकिन सेटबैक है, ये सरकार के लिए सेटबैक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रोहित शैल, आप ही से इसलिए मेरा सवाल, क्यों नहीं पालन किया तय प्रक्रिया का, सेलेक्ट कमेटी के पास क्यों नहीं गए? ये शुरुआत से विपक्ष आपसे पूछ रहा था, आप सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा। अमन जी, मुझे लगता है अभी जजमेंट आई है, एक बार जजमेंट को पूरा पढ़ना पड़ेगा। पहले तो उसमें क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, जिस तरीके से अभी बताया मेरे भाई ने कि उसमें कई चीजें हैं, तो एक बार पढ़ना पड़ेगा क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने जो प्रश्न किया, देखिए सरकार ने कहीं पर भी उनका ट्रांसफर नहीं किया था।
अगर ट्रांसफर होता है तो सेलेक्ट कमेटी जरूर उसमें होता है, लेकिन जब उनको छुट्टी पे भेजा गया, छुट्टी पे भेजने का कारण क्या था? देखिए एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, लोगों का भरोसा है, लेकिन कोर्ट कह रहा है छुट्टी पर भेजा, इस तरह से वो गलत था। मैं बिल्कुल देखिए उसी पे आ रहा हूं। देखिए सीबीआई जैसी जो इंस्टीट्यूट है, इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इतना नाम है और लोगों का एक भरोसा है, जब दोनों डायरेक्टर जो सीबीआई के थे आपस में जिस तरीके से लड़ रहे थे, तो एक मैसेज समाज में बहुत गलत जा रहा था और सीवीसी ने उसकी सिफारिश की कि इनको क्योंकि छुट्टी पे भेजा जाए, सरकार ने तुरंत उसके अंदर निर्णय लिया और उसकी देखिए मैं बताया ना प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया अगर आप उनका ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर आपको करना पड़ता है, लेकिन ठीक है कोर्ट ने कहा है और अब जो सेलेक्ट कमेटी के अंदर जाएगा तो सेलेक्ट कमेटी इसके अंदर डिसाइड करेगी क्या करना है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अभी कोई बड़े निर्णय नहीं ले सकते तो अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि सीबीआई की जो विश्वसनीयता है, जिस तरीके से लोगों का भरोसा है वो बना रहे और अच्छे निर्णय भी सीबीआई लगातार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, मुझे लगता है ऐसे ही करती है। आशुतोष मिश्रा, लेकिन ये भी एक क्लीन चिट भी नहीं दी गई है, जांच होगी और अपॉइंटमेंट कमेटी जांच करेगी, यानी कि केस में मेरिट देखा होगा तभी कोर्ट ने कहा कि नीतिगत फैसला नहीं ले सकते, सेलेक्ट कमेटी अपॉइंटमेंट कमेटी जांच करेगी आलोक वर्मा पर लगे आरोपों की। अमन आपसे थोड़ा सा मेरा मत भिन्न है और उसकी 2-3 वजह हैं। पहले अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे राकेश अस्थाना के लिए, तो राकेश अस्थाना को 10 बजे रात में एक ऑर्डर के थ्रू जो है वर्मा जी ने हटा दिया था और वर्मा जी को हटाने का जो ऑर्डर था वो रात के 11 बजे आया था। तो पहला तो प्रश्न चिन्ह यही है कि जो है वो है कि नहीं। सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का जो आइडिया है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसमें जो है उस कमेटी की इज्जत बरकरार रहे, ये रहे, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कोई भी भ्रष्टता के आरोप सत्य पाए गए होते तो मतलब सुप्रीम कोर्ट उनको रीइंस्टेट नहीं करता। तो ये तो सीधा सा जो है सरकार के लिए सेटबैक है, क्योंकि इससे जो है केवल सिलेक्शन कमेटी की इज्जत बनी रहे और उसकी महत्वता बनी रहे, ये ना हो कि कल को फिर से कोई सरकार आए तो वो सीबीसी का बहाना लेके एक सीबीआई डायरेक्टर को केवल इसलिए हटा दे क्योंकि वो उसके कहना नहीं सुन रहा था, उसको डर था कि वो राफेल स्कैम को कहीं जो है प्रोब ना करना पड़े। अगर केस में मेरिट ना होता टेन्योर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि 2 साल का टेन्योर प्रॉमिस्ड है, तो विनीत नारायण केस मैं वो समझ गया। मुझे एक चीज बताइए आशुतोष जी, 3 महीना छुट्टी अगर केस में 2.5 महीना जो भी जी वो हो सकता है आगे बढ़ जाए। ठीक है सर। टी आर रामचंद्रन, अगर केस में मेरिट ना होता तो कोर्ट जांच के लिए नहीं कहता, रीइंस्टेट कर देता, ये नहीं कहता कि आप पॉलिसी मैटर्स से जुड़े डिसीजन पर फैसला नहीं लेंगे, जांच पूरी होने तक। केस में कुछ मेरिट देखा होगा इसलिए विद कंडीशंस अप्लाई, मतलब कुछ कंडीशंस के साथ ही रीइंस्टेट किया गया है और जांच होगी इस पूरे मामले की, यह भी कोर्ट ने कहा है। टी आर रामचंद्र, देखिए कोर्ट मेरे हिसाब से बहुत ही गार्डेड रही है इस मसले को लेके, और इसलिए भी है क्योंकि सीबीआई एक बड़ी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और वहां पर कुछ गलती अगर हो गई तो मेरे ख्याल में इस पूरे इंस्टीट्यूशन पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि अपील्स दोनों ने की हैं, अस्थाना साहब जो उनके जूनियर हैं आलोक वर्मा के, और वर्मा साहब ने स्पेशल डायरेक्टर, और वर्मा साहब ने सीबीआई के डायरेक्टर होते हुए जिस तरीके से उनको हटाया गया उसको उन्होंने ऑब्जेक्शन लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने गए जी। जहां तक उनकी रीइंस्टेटमेंट है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इनको आप वापस ले लें, ठीक, और आप वापस सेलेक्ट कमेटी के पास जाएं जो 3 लोगों का है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इस पूरे मसले को देखें और उसके बाद एक डिसीजन पे आए। सबसे अहम मुद्दा यह है कि इन एनी केस अब से कुछ 25 दिन 24 दिन रह गए जब तक वो रिटायर हो जाएंगे 31 जनवरी को, तो मेरे ख्याल में सरकार के लिए इस वक्त सम्मानजनक विदाई का तरीका, सरकार अपने आप में सोचेगी कि हम इस बात पे चुप रहे, वो 31 तारीख को वैसे ही रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद इस मसले पे जाएं। देखिए होता तो यही है, क्योंकि अगर मिल गई सेलेक्ट कमेटी तो सवाल ये उठाएगा कि आप मिले, आपने क्या डिसीजन लिया, और पहले क्यों नहीं मिले? फिर जब ऐसे मिलना था तो पहले मिल जाते, मामला कोर्ट में जाता ही नहीं, सेलेक्ट कमेटी तय प्रक्रिया का पालन हो जाता। डॉक्टर अजीज खान, आप भी मेरे ख्याल से यही मांग कर रहे थे कि अगर आरोप हैं भी तो तय प्रक्रिया के मानकों के हिसाब से हटाया जाए आलोक वर्मा को, ऐसे नहीं रातों रात आदेश आ जाए, हटा दिया। देखिए अमन भाई, जिस तरीके से रात के 2 बजे इस तरीके की प्रक्रिया की गई, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी ने संवैधानिक
संस्थाओं को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, उस पर उसका साख जो है वो आज पूरे देश में प्रतिचिन्ह उस पर साख पर लग गया। इन्होंने जो भी संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं उसको कैप्चर करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि यह देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें किसी भी प्रकार का तानाशाही अगर किसी भी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उस पर करोगे तो हमारा डंडा चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चला करके यह एहसास करा दिया कि यह मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है, इस मुल्क में कानून का राज चलेगा। लेकिन बीजेपी को इससे कहीं ना कहीं सबक लेनी चाहिए। जिस तरीके से उन्हें तानाशाही करके एक आलोक वर्मा जी को हटा दिया था, और एक चीज बताइए, ऐसे संविधान का उल्लंघन किया, संविधान से खिलवाड़ किया, वाकई में बहुत दुर्भाग्य है। डॉक्टर अजीज खान, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं उम्मीद करूंगा पॉइंटेड सवाल पॉइंटेड जवाब। आपको आलोक वर्मा इतने पाकसाफ क्यों लगते हैं? आरोप तो उन पर भी है 2 करोड़ घूस लेने का, आप सेलेक्टिवली आलोक वर्मा को ही क्यों बचा रहे हैं? अस्थाना पर भ्रष्टाचार के आरोप, अस्थाना भ्रष्टाचारी, आलोक वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप, 2 करोड़ घूस लेने का आरोप, सेलेक्टिवली आलोक वर्मा ही आपको इतने पाकसाफ क्यों लगते हैं? इसी का जवाब दीजिएगा। देखिए अमन जी, मैं किसी के पाक साफ होने का क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। हमने प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। हमने ये कहा था कि अगर कोई भी किसी भी शख्स को अगर हटाया जा रहा है, जो उसकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। हमारा सवाल तानाशाही पे था, हमारा सवाल संवैधानिक शक्तियों जो संस्थाएं हैं उनको जिस तरीके से इस्तेमाल बीजेपी कर रही है उस पर सवाल था। हमारा सवाल किसी को क्लीन चिट देने का नहीं था। आप भूल रहे हैं, लेकिन बीजेपी मैं आपकी याददाश्त थोड़ी सी ताजा कर दूं। अस्थाना के खिलाफ आप लोग थे कि राकेश अस्थाना को उन पर कार्रवाई की जाए, केसेस किए जाएं, उनके ऊपर ट्रायल चले, उनको हटाया जाए। आलोक वर्मा पर जैसी किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई तो आप लोग सारे घबरा गए, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। मेरा सवाल दरअसल मैं वो चीज समझना चाह रहा हूं कि आलोक वर्मा से ऐसा क्या निकटतम क्या है विपक्ष का, ये मैं समझना चाह रहा हूं। रोहित चहल, यही आप बताइए, अस्थाना पर कार्रवाई की तो ठीक, आलोक वर्मा पर क्यों कर दी? देखिए अमन जी, मुझे लगता है जो विपक्षी पार्टी हैं, जिस तरीके से जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, उन सबके ऊपर कंधे पे रखकर बंदूक चलाने की कोशिश में लगे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो विश्वसनीयता है उसको ध्वस्त करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लगातार प्रयासरत है। एक बात। दूसरी बात, अभी आप देखेंगे, मैं अभी सुन रहा था आशुतोष जी को, तो आशुतोष जी ने राफेल की बात करी। अरे राहुल गांधी जी के सपने में आकर बता के गए थे क्या? और आपके पास कहां से, ये बड़ी गंभीर बात है कि इनको कैसे पता कि उस राफेल की जांच होम करने वाले थे? एक बात। दूसरी बात, मैं उसी पर अब मैं इनकी बात पे एजाज जी, देखिए मैं इसी पे आ रहा हूं। देखिए बड़ा विषय यहां पर यह है सीबीआई जी। अगर कल जब सीबीआई कोर्ट के निर्देश पे 2016 का जो मामला था खनन का, जिसमें जो ट्रेंडिंग हुई उत्तर प्रदेश के, अगर अखिलेश जी के ऊपर सीबीआई कार्रवाई करती है तो सीबीआई गलत हो जाती है। लेकिन अब यहां पर सीबीआई आप देखिए करना पड़ेगा। सीबीआई की विश्वसनीयता है। सीबीआई जब मिशेल को लाती है तो हम तो मानते हैं, जब वहां से बाहर से लेकर आती है और अगस्ता वेस्टलैंड के अंदर घोटाला हुआ है तो सीबीआई की जो विश्वसनीयता, हमें तो पूरा भरोसा है। पूरा ज्ञान दिया आपने रोहित जी। ये बताइए जो है वो कांग्रेस पार्टी उठाती है। बहुत बढ़िया सर। सेटबैक है या नहीं आपके लिए? देखिए हमने तो एक जो प्रक्रिया थी, और जिस तरीके से अगर आप कहें ट्रांसफर होता तो जरूर सेलेक्ट कमेटी के जाता, और सेलेक्ट कमेटी का है तो सेलेक्ट कमेटी अब तय करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने कहा सेलेक्ट कमेटी अब तय करेगी, सेलेक्ट कमेटी को अगर सुप्रीम कोर्ट सही है तो आप गलत हैं, अगर आप गलत हैं तो देखिए हमने कहीं पर भी जो पूरा एक जो सिस्टम है। डॉक्टर अजीज खान बीच में क्यों बोल रहे हैं? डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज ऐसे बीच में मत छीके। डॉक्टर अजीज, आपको मिर्चें लग सकती है। डॉक्टर अजीज इस तरह से डिबेट मत करिए अपना। सर मैं आपका नाम लूं डॉक्टर अजीज तब बोलिएगा, पूरे सम्मान के साथ नाम लूं तब बोलिएगा। सब वेट कर रहे हैं, इश्करण भी वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, नाम लूं तब बोलिएगा। रोहित चहल, अगर कोर्ट सही है तो आप गलत है, अगर आप सही तो कोर्ट गलत। अगर आज कोर्ट सही है तो आप गलत थे, मानिए। देखिए अमन जी, देखिए उसमें 2-3 चीजें मैंने कहा ना, जजमेंट आप पूरा पढ़ेंगे। और अभी जिशकरण जी ने जिस तरीके से फैसला निरस्त कर दिया। देखिए हमने उनको छुट्टी पे नहीं भेजा, सरकार ने जो था उनको उस पे छुट्टी पे भेजा था, ना कि उनका ट्रांसफर किया था। ट्रांसफर पर भेजने के फैसले को निरस्त, मतलब आपका फैसला गलत। देखिए दोनों को भेजा, एक को नहीं भेजा। जब सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन में इतनी जो डायरेक्टर पद पे बैठे हैं दोनों लोग और वो आपस में लड़ रहे हैं, फैसला सही था आपका। देखिए हमें, देखिए हमारे लिए सीबीसी ने
में कहा था सीवीसी जो मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, फैसला सही था आपका? दोनों के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, वो देश के लिए ठीक नहीं था। फैसला सही था भेजा कि न्याय, देखिए सर मैं सवाल पूछ रहा हूं, फैसला सही था आपका? देखिए फैसला सही था, सही था तो कोर्ट गलत है, कहीं ना कहीं देखिए कोर्ट ने आज भी क्या कहा है, कोर्ट ने उनको अभी भी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनको लेने के लिए उन्होंने रोका है कि अब जांच जो है, जो डिसाइडिंग जो है सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करेगी, तब तक उनके पास उस तरीके की पावर नहीं है। तो हमें ये चाहते हैं कि सीबीआई की विश्वसनीयता बनी रहे, लेकिन ये जो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी है, जब सीबीआई काम करती है तो उसको कहते सरकार का होता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी समाजवादी इंस्टीट्यूशंस को आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं, आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले इश्करण सिंह भंडारी 30 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, फिर आशुतोष जी आप बोलिएगा। अमन जी जी इश्करण सिंह भंडारी, ये जो राइडर्स लगा दिए गए हैं विद कंडीशंस कि आप पॉलिसी मैटर्स नहीं, तो क्लीन चिट तो नहीं दी गई है। अमन जी ये बेसिकली ये किया गया है कि आपने प्रोसीजर कोर्ट के हिसाब से प्रॉपर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बट कोर्ट ने प्रोसीजर को स्ट्राइक डाउन करते हुए ये नहीं कहा कि आपको सारी पावर्स वो दे दी गई हैं जो इस ऑर्डर से पहले आपके पास थी। दूसरा, कोर्ट ने वर्ड यूज किया है पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। अब यहां पे बैठ के हम तो कुछ भी बोल देंगे पॉलिसी क्या है, पॉलिसी का मतलब क्या है? एफआईआर भी पॉलिसी है क्या? रेड्स पॉलिसी है पॉलिटिकल केसेस में या बिग बिजनेस केसेस में या कंट्रोवर्शियल केसेस में, या ट्रांसफर पॉलिसी है? ये पॉलिसी शब्द पे कोई क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज सीबीआई एक्ट में या सीबीआई में या ईडी में पॉलिसी शब्द का कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। सो जब ये नया शब्द डाला गया है, अब सीबीआई डायरेक्टर का कोई भी फैसला, क्या वो पॉलिसी फैसला है, क्या वो नॉर्मल फैसला है, ये बात हम तो यहां पे तय नहीं कर सकते। तो शायद क्या एक राउंड वापस कोर्ट में जाएगा, पर उस राउंड को कोर्ट में जाने के लिए भी अब समय नहीं बचा है। जी ये तो आप इश्करण कह सकते हैं एज ए लॉयर कि सरकार ने सही रूट नहीं अपनाया छुट्टी पर भेजने का, जो कोर्ट भी कह रहा है सही प्रक्रिया का पालन। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है कि आप ये प्रोसीजर जो आप फॉलो कर रहे थे, ये प्रोसीजर आपको नहीं फॉलो करना चाहिए था, आपको सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए था और सिलेक्ट कमेटी को फैसला लेना चाहिए था। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब सिलेक्ट कमेटी फैसला लेगी। पर मैं एक लार्जर बात कर रहा हूं कि इससे कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुई है और कोई सरकार का यह भी नहीं हुआ है कि आपका फैसला इतना गलत था कि हम एकदम से रीइंस्टेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सरकार का जो नोटिफिकेशन क्वॉश की गई है, पर ये स्टेलमेट ही है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आई और कोई बहुत बड़ी वजह किसी साइड की नहीं होगी इसके। आशुतोष जी ये सारा वापस जाएगा कोर्ट के अंदर और सिलेक्ट कमेटी के अंदर। ठीक है आशुतोष जी, रीइंस्टेट किया गया है लेकिन विद कंडीशंस, कुछ पाबंदियों के साथ कि पॉलिसी मैटर्स पर डिसीजन नहीं ले सकेंगे आलोक वर्मा, यानी कि क्लीन चिट नहीं दी गई। आप तो क्लीन चिट दे रहे थे सर, कांग्रेस पार्टी तो क्लीन चिट दे रही थी आलोक वर्मा को। अमन जी पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, आप एक अभी प्रश्न उठा रहे थे कि विपक्ष क्यों आलोक वर्मा के साथ खड़ी है। विपक्षी नहीं, भाजपा के बड़े नेता हैं और इश्करण जी के गुरु हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी खड़े हुए थे आलोक वर्मा के साथ और उन्होंने कहा था कि आलोक वर्मा एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो उसको ये विपक्ष वर्सेस सरकार की लड़ाई नहीं तो है। सर आप सेलेक्टिव मत होइए, भाजपा के ऑफिसर्स में सेलेक्टिव हो रहे हैं, मेरा ऑफिसर वर्सेस तेरा ऑफिसर। ठीक है, पहली बात ये बीजेपी का, ये आप सेलेक्टिव, या तो स्थाना पर भी आरोप है। मुझे एक चीज बताइए आप आशुतोष जी, स्वामी तो भाजपा के। जी मैं एक चीज कह रहा हूं ना सर, एक मिनट छोड़िए ना किसी नेता का नाम। मैं कह रहा हूं अगर दोनों पर आरोप लगे, दोनों को छुट्टी पर भेजा गया, सिर्फ आलोक वर्मा को ही क्यों बचाना? दोनों पर आरोप लगे, दोनों को छुट्टी पर भेजा गया, तब आपकी नीयत में खोट नजर आता है सर। जब आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, मेरा ऑफिसर तेरा ऑफिसर, सीबीआई को बांट रहे हैं आप लोग। राकेश आप सुनिए तो पूरी बात। बोलिए। नहीं, राकेश अस्थाना पे जब आरोप लगे तो जब वो खुद फंसने लगे तब उन्होंने आरोप लगा। नहीं सर, ये चिट्ठी पहले उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिख दी थी। अगर राकेश आशुतोष जी, अब आपका होमवर्क पूरा नहीं है। राकेश अस्थाना आरोप लगने से पहले ही राकेश अस्थाना ने 2 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी थी। सुप्रीम क्योंकि राकेश अस्थाना को मालूम था और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि जुलाई में लिखी हुई चिट्ठी बार बार मेरा नाम लिया है तो मुझे बोलने दीजिएगा एक बार। पीओ में भरे हुए, बार मेरा नाम ले रहे हैं तो मुझे बोलने दीजिएगा। भरे हुए पीएमओ के एक अफसर का भी नाम था जिसमें कि उनपे कास्ट हो रहा था स्पर्शन, इसलिए जो है आलोक वर्मा। लेकिन आशुतोष जी बड़ा ये गजब ने क्यों इसको जी बिल्कुल अब इश्करण सिंह भंडारी आप जवाब दीजिए। क्योंकि अगर बेईमान होते, अशोक अस्थाना अगर बेईमान होते तो जो है पक्की बात है कि सुप्रीम कोर्ट उनको रीइंस्टेट नहीं करता। ठीक है
इश्करण सिंह जस्टिस पटनायक के अंदर ये जो है आशुतोष जी, आप एक मिनट में बोलने दीजिए, एक करके बोले। हमें ये बात यहाँ पे जब हमें यहाँ पे आशुतोष जी सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमें कोर्ट का जो फैसला आया है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। कोर्ट का फैसला 3 रूप में आया है। एक रूप ये कहता है कि हाँ, जिस तरह का ये ऑर्डर हुआ था, ये ऑर्डर सिलेक्ट कमेटी को करना चाहिए था, सीवीसी को नहीं करना चाहिए था। पर कोर्ट ने उसके बाद पूरा रास्ता नहीं गया है। ये नहीं कहा है कि किसी भी सिचुएशन में जो आपने ऑर्डर किया वो इलीगल था तो वापस उनके पास सारी पावर्स आ गई हैं। अगर कोर्ट ये कहता कि उनके पास वापस सारी पावर्स आ गई हैं तो ये होता कि सरकार का निर्णय बिल्कुल ही गलत था। कोर्ट ने मॉडरेट रिव्यू लिया है, बीच का रास्ता लिया है कि यस, प्रोसीजर कुछ और फॉलो करना चाहिए था, पर आपकी रीइंस्टेटमेंट जिससे बोलते हैं ना, फुल रीइंस्टेटमेंट नहीं है। हम कहते हैं अगर लेकिन अगर बट, इतने सारे इसमें लेकिन अगर बट और कंडीशंस हैं कि अब सिलेक्ट कमेटी क्या फैसला लेगी, जो वो मीट ऑफ एलिगेशंस तो रहेगा ना अभी। जी। उसमें सिलेक्ट कमेटी का फैसला मुझे नहीं पता क्या लेगी। हो सकता है बोले कि रीइंस्टेट किया गया, हो सकता है बोले कि ठीक है। दूसरी बात खत्म करनी चाहिए। दूसरी बात, आप ये भूलिए मत प्रैक्टिकल बात कि समय कितना बचा है, सिर्फ 20 दिन बचे हैं। आपको लगता है 20 दिन में ये फैसला आएगा सिलेक्ट कमेटी से? हफ्ते में तो मिलना है सिर्फ। तो ये अभी सारी बातें मॉडरेट वे में गई हैं, कोई बंद का ऑर्डर नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि 2 साल का एश्योर्ड टेन्योर है, तो ये जो 3 महीना जो छुट्टी पे गए थे ये बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो आप तो वकील हैं, अगर आप ऑर्डर समझें, अगर मैं यही आपको बोल रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नोटिफिकेशन क्वॉश किया गया है, वो तो जजमेंट का पार्ट है। पर मैं ये बोल रहा हूं नोटिफिकेशन क्वॉश करने के बाद पूरी पावर्स रीइंस्टेट नहीं की गई हैं, ये भी जजमेंट का पार्ट है। तो आप जजमेंट का पार्ट सिलेक्टिवली मत भी पढ़िए। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान और रोहित शैल, अब आप दोनों से सवाल है। पहले डॉक्टर अजीज खान। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, आप लोग सेलेक्टिव क्यों हो गए? यही सवाल मैंने आशुतोष से पूछा, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप लोगों ने ऑफिसर्स बांट लिए कि एक ऑफिसर के साथ कांग्रेस, एक ऑफिसर के साथ कथित बीजेपी। आप लोगों ने सीबीआई को बांट दिया सर अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में। डॉक्टर अजीज, फिर आप बोलिएगा रोहित। 30 सेकंड डॉक्टर अजीज। देखिए अमन जी, हमने सीबीआई को नहीं बांटा, सीबीआई को तो बीजेपी ने बांट दिया। सीबीआई के साख पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि ये सीबीआई इतनी बड़ी संस्था जिसकी देश और दुनिया में कितनी बदनामी हो गई। आप देखिए कि राकेश अस्थाना जी के ऊपर कहीं ना कहीं घूसकांड का एक जांच हो रहा था, और आलोक वर्मा जी के ऊपर आप ये देखिए कि आरोप कौन लगा रहा है? आरोप वो लगा रहा है जिसकी जांच हो रही है। तो सवाल इस बात का है कि जो आरोपी है उसकी जांच हो रही है, वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है आलोक वर्मा के ऊपर। इसलिए देश की जनता, विपक्षियों का और पक्ष वालों का, यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का, वो सारे लोग आलोक वर्मा जी के पास खड़े थे, उनके साथ खड़े थे। क्यों? क्योंकि ये आरोप जो आलोक वर्मा जी के ऊपर लगाया गया, वो आरोप एक ऐसा व्यक्ति लगा रहा है जिसकी जांच हो रही है, ठीक, जिसकी जांच चल रही थी। एक चीज सोचिए अब आप, ठीक है रोहित, अब आप बोलिएगा। ठीक है डॉक्टर अजीज, मैंने आपको पूरा मौका दिया सर, मैंने बीच में नहीं टोका डॉक्टर अजीज। लेकिन एक चीज आप अपने आप से पूछिए सर, अगर विपक्ष सीबीआई की एक ऑफिसर की साइड लेगा तो क्या सीबीआई की निष्पक्षता बनी रहेगी? इससे क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी? आप लोग भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, साइड ले रहे हैं, सीबीआई में साइड ले रहे हैं। हम आलोक वर्मा की साइड है, हम अस्थाना की साइड नहीं है। आप लोग साइड्स ले रहे हैं सीबीआई में। छोड़ दीजिए ना सर, जांच चल रही है, आप लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में सीबीआई को बांट रहे हैं। रोहित शैल, आप बोलिए। डॉक्टर अजीज बीच में मत बोलिएगा। देखिए अमन जी, जब मैं अभी सुन रहा था तो मुझे हैरानी इस चीज की हो रही थी। पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी का साइड नहीं लिया, और हमने दोनों को हम लोगों ने छुट्टी पे भेजा, क्योंकि देखिए विश्वसनीयता जो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसको लोगों का भरोसा बना रहे। लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई मामला होता है कि सीबीआई की जांच हो, क्योंकि लोगों का आज देश का भरोसा सीबीआई के अंदर है। लेकिन अभी मैं इनको सुन रहा था, कह रहे थे आरोप उनके ऊपर लगे। अरे सर, आरोप तो आपके ऊपर लगते हैं, और जब सीबीआई आपके ऊपर कार्रवाई करती है तब आप सीबीआई के ऊपर सवाल उठा देते हैं। और आज आप लोग बात यहां पर कर रहे हैं जिस तरीके से कि सीबीआई के ऊपर आप इंस्टीट्यूट का नाम खराब कर रहे हैं। सर, सीबीआई जब आप लोगों की जांच करती है, अखिलेश यादव जी की जांच करती है, अभी खनन के अंदर जब मैंने जिस तरीके की बात कही, तो कल ही किस तरीके से विपक्ष एक हो जाता है और सीबीआई पे सवाल उठाने लगता है।
तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई को अपने काम करने देना चाहिए। यही हम चाहते थे कि जो इतने बड़े बड़े जो डिसीजन आज सीबीआई जब काम करती है और इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर जब काम होता है तो कहीं ना कहीं किसी की तरफ भी देखिए दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और जो कहीं ना कहीं जो तथ्य थे उनके साथ खिलवाड़ ना हो। हम चाहते थे कि क्लियर उनकी जो जांच हो वो हो, तो यही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो क्यों सीबीआई पर सवाल उठाती है। जी जी, ये बड़ा विषय डॉक्टर अजीज टी आर रामचंद्रन, लेकिन यही तो हम लोग शुरुआत से कह रहे थे, आपने भी कई बार कहा कि समान न्याय का यही सिद्धांत है कि दो लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया, आप दोनों को छुट्टी पर भेज दीजिए। यू कैन नॉट बी सेलेक्टिव, यही शायद सरकार ने किया। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। अगर एक पर करते एक पे ना करते तो लगता कि सरकार भी साइड ले रही है। दोनों ने आरोप लगाया, दोनों को छुट्टी पर भेज दिया। नहीं, देखिए इसमें ये मत भूलिए कि सीवीसी की रिकमेंडेशन थी कि ये आरोप प्रत्यारोप की वजह से दोनों को आपको छुट्टी पे भेजना पड़ेगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, कई लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये बिल्कुल इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पर एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट का, और ये जजमेंट चीफ जस्टिस साहब ने खुद लिखा है कि ये है कि फर्दर इंटरफियरेंस ना हो। ये सब सिचुएशन पॉलिटिकल इंटरफियरेंस के वजह से उठकर खड़ा हुआ है। अब स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप वापस सिलेक्शन कमेटी के पास जाएं और सिलेक्शन कमेटी पे इस पे एक फाइनल डिसीजन पे छोड़ दीजिए। अब रही बात जो डायरेक्टर हैं सीबीआई के आलोक वर्मा, उनकी पिटीशन बड़ा स्पष्ट है कि वो कह रहा है कि हमारा टर्म 2 साल का है। ये 1997 में विनीत नारायण के केस पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि 2 साल की मिनिमम और परमानेंट टेन्योर उनको मिलना चाहिए। उससे पहले ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर वगैरह नहीं होना चाहिए। बट यहां पर जो आज का डिसीजन आया और जो पाबंदी उन्होंने लगाई है इन रीइंस्टेटिंग द सीबीआई डायरेक्टर, वो ये है कि वो मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते। तो आप उनको रीइंस्टेट करके क्या करेंगे? ठीक, तो वो अगर आ भी गए तो लेम डक डायरेक्टर हैं, उनसे तो कुछ हो नहीं सकता। ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। ईश्वरण सिंह भंडारी, वही जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे, यही लोग ट्विटर पर भी लगातार लोग लिख रहे हैं कि ये सेरेमोनियल एक तरीके से फैसला है। फैसला आप ले नहीं सकते, पद पर रहेंगे लेकिन फैसला नहीं। जैसे एक फिलोसफर ने फाइनली कहा था, मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। ये वही बात हुआ है, चेंज तो हुआ है, पर क्या चेंज हुआ है सीबीआई डायरेक्टर पोजीशन में, ये समझना मुश्किल हो रहा है इस समय। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर जब एक्टिंग डायरेक्टर ने कुछ ट्रांसफर्स किए थे तो वो कोर्ट में चैलेंज हो गए थे कि ट्रांसफर भी पॉलिसी का पार्ट है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अंतिम फैसला नहीं दिया था जो एडिशनल जो एक्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे। तो वैसे ही अब क्या ट्रांसफर पॉलिसी का हिस्सा है? क्या बिग पॉलिटिकल केसेस पॉलिसी का हिस्सा है? क्या एफआईआर पॉलिसी का हिस्सा है? क्या चीज पॉलिसी का हिस्सा है? ये कोई गवर्नमेंट तो है नहीं कि लार्ज पॉलिसी बनाती है, ये तो इन्वेस्टिगेटिव का काम करती है। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर, एफआईआर के अंदर, रेड के अंदर, अरेस्ट के अंदर पॉलिसी मैटर क्या है, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। और ये स्पष्टीकरण तो मेरे ख्याल से केस बाय केस, अब क्या हर केस के लिए जो भी पार्टी है वो कोर्ट जाके स्पष्टीकरण लेगी, या फिर ये बात को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मॉडरेटली डील किया है और सिलेक्ट कमेटी जो हफ्ते में मिल रही है, वैसे भी 31 के बाद तो सिलेक्ट कमेटी को मिलना है नया डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। 20 दिन में नया भी अपॉइंट करेंगे, 20 दिन में पुराने को भी रीइंस्टेट कर रहे हैं, पावर्स दे रहे हैं, कैसे करेंगे? ये सब बातें अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं। इसलिए आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड, जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। ये कहने कि ये बीजेपी के लिए झटका है, कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत है, विपक्ष जो कह रहा था उनकी बात पर मोहर है, ये सारे अभी रेटोरिक जो है उनको संभाल के रखना चाहिए अभी थोड़ी देर के लिए, कम से कम जब तक फैसले की कॉपी और उसको पढ़ लिया जाता। लेकिन एक चीज साफ है आशुतोष जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, फैसला गलत नहीं था। ये कोर्ट ने कहा है आलोक वर्मा को, मतलब उन पर कार्रवाई का फैसला गलत नहीं था, जिस तरीके से फैसला लिया गया वो गलत था। नहीं अमन, आप इसको गलत तरह से पेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो है उनपे घूसखोरी का जो है आरोप सच होता तो जो है उसको वापस नहीं उनको रीइंस्टेट नहीं सर, नहीं सर, सेलेक्ट कमेटी जांच करेगी, कहीं कभी भी नहीं होगा। सेलेक्ट कमेटी जांच करेगी। दूसरी वो सिलेक्शन कमेटी उन पर आरोप सही है या गलत के लिए, जैसे कि भविष्य में ऐसा ना हो। और दूसरी बात जो है जो और इम्पोर्टेंट है वो ये, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं पॉलिसी डिसीजन की, तो जैसे ही जो है वर्मा जी हटाए गए थे तो बहुत सारे अफसरों को काला पानी तक ट्रांसफर कर दिया गया था, पोर्ट ब्लेयर तक।
तो वो जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे केस अगेंस्ट राकेश अस्थाना, खासकर वो लोग थे। नहीं सर, उनके ऊपर भी 2 करोड़ घूस लेने का आरोप था। आप लोग सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं सर? ऑर्डर लिया नहीं आशुतोष जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप आलोक वर्मा लगाया, आलोक वर्मा सत्यता की लगाया, राकेश अस्थाना भ्रष्टाचार की मूरत, आप लोग सेलेक्टिव क्यों रहे हैं सर? राकेश अस्थाना जब जॉइंट डायरेक्टर, अभी आपका ही जो है आप ही दिखा रहे थे टीवी पे, और ये मैं बताना भी चाहता था जनता को कि जब राकेश अस्थाना अपॉइंट हो रहे थे तभी उनपे जो है ऑब्जेक्शन लगाया था आलोक वर्मा ने भी और अन्य लोगों ने भी कि ये जब गुजरात काडर के अफसर हैं और इन पे वहां तो सर, अब ऐसे में ये भी है कि आलोक वर्मा का विरोध किया था कांग्रेस ने, जो कि बाद में सच पाया। आलोक वर्मा की नियुक्ति का विरोध किया था कांग्रेस ने। कहा था कि अब आलोक वर्मा के पक्ष में खड़ी हो रही है कांग्रेस। ये तो सिद्ध करता है कि इसमें जब आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया था, आशुतोष जी आप जानते हैं, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी सुनिए सर, सुनिए अमन, तो ये तो प्रूव करता है ना कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व है। मैं भी वही कह रहा हूं सर, सुनिए। अब आप, जब आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया था तो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पूरी कांग्रेस ने विरोध किया था कि नहीं, इनकी नियुक्ति मत करिए। आज इन पर कार्रवाई हो रही है तो आलोक वर्मा के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ नजर आ रहा है, अस्थाना के साथ नहीं आ रहा। ये डबल स्टैंडर्ड तो आप लोगों के भी है, जो पॉलिटिकली सूट करता है आप स्टैंड बदल लेते। आलोक वर्मा की ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह तब नहीं लगाया था उसमें। सर आपने इतना नहीं कहा था, आपने ये कहा था कि वो संघी है, वो कहा था कि आरएसएस के हैं, ये आरोप थे आप लोगों के कि उनको जबरदस्ती लाकर उनको बिठा दिया गया है। और आज अगर आप गिरगिट की तरह कांग्रेस पार्टी रंग बदलती है जो उनको ठीक लगता है, लेकिन यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। क्या है कि ये पकड़े गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया है कि किस तरह से सर देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा अब अस्थाना की ईमानदारी पे शुरू से प्रश्न चिन्ह है। सर 2 करोड़ घूस दी, 2 करोड़ घूस लेने का आरोप राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा पर लगाया। वो आरोप नहीं है। आज आप सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, अच्छी बात है। रफेल पे आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि सब कुछ साफ है, रफेल डील बहुत जरूरी थी, देश के हित में थी और उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, तब आपको सुप्रीम कोर्ट गलत नजर आता है। आज आपको सुप्रीम कोर्ट सही नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है हास्यास्पद है। कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार जो इंस्टीट्यूट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन करने में लगी है, गिराने में लगी है, उनके पास सवाल करने में लगी है। लेकिन जब सीबीआई जांच करती है तो सीबीआई गलत हो जाती है। तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो सिलेक्टिव राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स कराने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, हम चाहते हैं जो जांच है वो ठीक से हो, सीबीआई अपना काम ठीक से करे और उसके अंदर कोई दिक्कत हो सिलेक्शन कमेटी तय करेगी कि वो ठीक है नहीं है। पहले कह रहे थे सिलेक्शन कमेटी तय करेगी, अब आप भी तो बदल रहे हैं। पहले आप लोग कह रहे हैं सिलेक्ट कमेटी की जरूरत नहीं है छुट्टी पर भेजने के लिए, अब आप कह रहे हैं छुट्टी पर दोनों को भेजा था, अस्थाना जी को। पहले क्यों नहीं गए सिलेक्ट कमेटी के पास? देखिए, दोनों को भेजा था, पहले क्यों नहीं गए सिलेक्ट कमेटी के पास? देखिए सिलेक्शन कमेटी, देखिए आशुतोष जी, आप एक मिनट सर, आप बोले जा रहे हैं, रेडियो की तरह बजे जा रहा है सर आपका रेडियो शुरू उन पे। जी आशुतोष जी, औरों को भी बोलने दीजिए सर प्लीज, क्योंकि आप बोलने नहीं देते। अगर आप नहीं बोलते तो कोई नहीं बोलता। बीच में राहुल गांधी हो गए, एक मिनट आशुतोष मुझे टाइम दिया था तो ये झूठ बीच में बोल रहे थे। झूठ तो राहुल गांधी बोलते हैं लगातार, संसद के अंदर खड़े होकर झूठ बोलने में लगे हैं। रफेल पे झूठ रक्षक जो है इस तरह से चिल्लाते रहते हैं, इनके पास सत्य बोलने को नहीं होता, ये डिस्टर्ब करते हैं। आप इनको रोकते नहीं है। नहीं आशुतोष जी, चलिए काम करिए, 30 सेकंड बोलिए सर, वेट टाइमर, कोई आपको बीच में नहीं टोकेगा, टाइमर चला दे। हमको भी मौका दे। डॉक्टर अजीज आ रहा हूं, बोलने दीजिए, अब आप इनको बोलने दीजिए। चलिए ठीक है सर, मैं समझ गया, आपके पास पॉइंट है नहीं बोलने के लिए, आपके पास पॉइंट है नहीं बोलने के लिए। अब एक मिनट, ईश्वरन सिंह भंडारी, मैं आपके पास आ रहा हूं, डॉक्टर अजीज का आप सुनना नहीं चाहते, इसलिए आप इनको बोलने देते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से बचते रहते हैं वही झूठ बोलो, बार-बार बोलो, जोर-जोर से बोलो, वही जो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी है वही आशुतोष जी करते हैं। पर्सनल अटैक कर रहे हैं आप, पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं सर? पर्सनल आप पर मैं नहीं होने दूंगा ना सर, ना होने दिया। मैं ये बात कह रहा हूं कि आशुतोष जी पर्सनल बात करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ना चाहिए, जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी ये कहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो तय करेगी। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो ऑर्डर्स लेने की बात है उनके पास अभी भी उनको पावर नहीं दी गई बड़े ऑर्डर्स लेने की, एक बड़ी बात है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर राजनीति नहीं करेगी, एटलीस्ट इंस्टीट्यूशंस का जो क्रेडिबिलिटी है उसके साथ चले जाते हैं। सेलेक्ट कमेटी के पास क्यों नहीं गए थे? देखिए, मैं फिर कहूंगा अमन जी, हमने छुट्टी में भेजा था, क्यों नहीं गए थे? छुट्टी पर भेजने के लिए भी सेलेक्ट कमेटी के पास क्यों नहीं गए थे? ट्रांसफर जब करना होता है तो सेलेक्ट कमेटी आती है। और सीबीसी कोर्ट गलत कह रहा है, सीबीसी ने कहा था जो करप्शन को लेकर काम करती है, दोनों को पर करप्शन चार्ज था, मैं दोनों को भेजा था, हमने कोई एक को नहीं भेजा था।
आप सुनिए ना, आपने भेजा वो गलत नहीं है, वो कोर्ट ने भी नहीं कहा गलत, आरोप गलत है सही है ये आप और मैं नहीं तय करेंगे, तरीका गलत था। ईश्वरण सिंह भंडारी भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, आप एक्सेप्ट करिए कि आपका तरीका गलत था भेजने का। रातों रात छुट्टी पर ऑर्डर निकाल दिया गया, सेलेक्ट कमेटी के पास क्यों नहीं गए? हमारे लिए क्यों नहीं गया? हमारे लिए जो सीबीआई है उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, लोगों का भरोसा बना रहे। 10 बजे ऑर्डर दोनों के देखिए, हमने दोनों को सर मैं कह रहा हूं भेज दिया, गलत नहीं। भ्रष्टाचार का कमेटी के पास क्यों आप समझने या तो समझना नहीं चाह रहे हैं आप जी, सेलेक्ट कमेटी के पास क्यों नहीं गए? देखिए सेलेक्ट कमेटी का सब चला गया, सेलेक्ट कमेटी तय कर लेगी अब क्या होना है उसके अंदर। पहले चले जाते हैं सर, ये नौबत ही ना आती। लेकिन सरकार ने दोनों को, ईश्वरण सिंह भंडारी और डॉक्टर अजीज खान, पहले ईश्वरण सिंह भंडारी, पहले ईश्वरण सिंह भंडारी, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान। मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिएगा डॉक्टर अजीज खान, 30 सेकंड ईश्वरण सिंह भंडारी। अमन जी मेरे से अभी किसी ने जजमेंट पढ़ी नहीं, तो हमें पूरी तो पढ़नी पड़ेगी। अभी तो ये सारे जो बातें सामने आ रही हैं उस पर सब बोल रहे हैं। जो बातें सामने आई हैं वो साफ रखनी चाहिए कि कोर्ट ने कहा है कि आइडियल प्रोसीजर ये होगा कि आप सिलेक्ट कमेटी के पास जाएं, पर कोर्ट ने पूरा रास्ता जाके ये नहीं कहा कि जो डिसीजन था वो इतना गलत था कि अब सीबीआई डायरेक्टर की पोजीशन वही है जो 22 अक्टूबर को कही या 23 अक्टूबर को थी डिसीजन से पहले, वो वाली पोजीशन पे सीबीआई डायरेक्टर को वापस नहीं लाया गया है। तो एक हद तक उन्होंने वो डिसीजन पेंडिंग छोड़ दिया है सिलेक्ट कमेटी के पास। सिलेक्ट कमेटी को ये बोला गया कि आपको हफ्ते में मिलना है, ये नहीं बोला गया कि आपको हफ्ते में फैसला लेना है। दो अलग बातें हैं जो अभी समझ आ रहा है, अभी जजमेंट पड़ी नहीं है। वो सिलेक्ट कमेटी को अभी शीघ्र ही एक नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए भी वैसे भी मिलना है, क्योंकि 31 को टेन्योर खत्म हो रहा है। तो ये जो कोर्ट ने किया है, ये तो बात साफ है कि कोर्ट ने कहा कि आपको ये प्रोसीजर अपनाना चाहिए था सिलेक्ट कमेटी वाला, पर कोर्ट ने ये नहीं किया कि आपने जो सब किया है वो हम सब कैंसिल करके सीबीआई डायरेक्टर को वापस सेम पोजीशन में ला रहे हैं, क्योंकि वो सेम पोजीशन में नहीं आए हैं, पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे, और पॉलिसी में बार बार बोल रहा हूं कहीं पर डिफाइंड नहीं है, तो वो केस बाय केस होगा, क्या होगा उससे कोई कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर अजीज खान, क्लीन चिट तो नहीं दिया ना, 2 करोड़ घूस का आरोप तो अभी भी लगा हुआ है। अमन जी अब मुझे भी शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। अमन जी नाराजगी सबकी है, मैं सबको मौका दे रहा हूं। जो चेहरा था वो बेनकाब हो गया, पहली बात। सर शुक्रिया सर, बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया, ये बात इनको मानना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी रोहित जी ने एक सवाल खड़ा किया था कि साहब आपके ऊपर सीबीआई ने जब हाथ डालने की कोशिश की तो आप सीबीआई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं सीबीआई पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, आज देश सीबीआई पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये देखिए फिर इन्होंने शुरू वही कर दिया कि जो सीबीआई काम कर रही है तो सीबीआई पे सवाल खड़ा कर दिया। आज सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा कर दिया। सीबीआई जब काम कर रही है तो इनको दिक्कत हो रही है। आप ये बताइए चंद्रकला जी का जो 10 गुना आय थी वो 10 गुना कैसे बढ़ गई एक साल के अंदर? एक साल के अंदर 10 गुना उनकी इनकम बढ़ गई, कैसे बढ़ गई? कहां से वो पैसा आया? उनको क्यों उनका ट्रांसफर किया गया? सबसे महत्वपूर्ण बात है जो दीवारें आपने जो जब सीएम हाउस छोड़ के जा रहे थे दीवारें तोड़ी थी, क्या उसके पीछे खनन का पैसा छुपा हुआ था? और जब खनन के अंदर 13 टेंडर बिना प्रोसीजर के उसको दे दिए गए, क्यों दे दिए गए? आज सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई खनन के अंदर इस तरीके से अखिलेश जी पूरे खनन माफिया के साथ मिले हुए हैं। खनन का पैसा खाने में लगे अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से अगस्ता वेस्टलैंड के अंदर मिशेल मामा ने आकर बताया कि किस तरीके से सोनिया जी और राहुल जी, राजकुमार जी जिस तरीके से पैसा खा रहे थे वो पूरी सामने आ गए। सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए, सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए। हम ये चाहते हैं सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बीजेपी पर डंडा चलाया है, आपके नीतियों पर डंडा चलाया है, आपकी नीतियों को नकार दिया है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको बेनकाब कर दिया समाज। बेनकाब तो सीबीआई ने किया। एक मिनट, और उसके बावजूद आप समझने का नाम नहीं ले रहे, आप सीबीआई का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अखिलेश जी पे हाथ डाला तो सीबीआई को दुरुपयोग। बीच में इन्होंने इंटरप्ट कर दिया, मुझे बात रखने का मौका नहीं दिया। बोलिए सर, बोलिए रोहित जी, अब बीच में मत बोलिएगा। आप बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे, एक करके बोलेंगे, ओवरलैप नहीं होगी। बोलिए। हम ये कह रहे थे कि जिस तरीके से इस देश के 2 बड़े नेता जब शिष्टाचार मुलाकात करते हैं तो बीजेपी डर जाती है, क्योंकि ये जानती है कि इसने जो भी काले कारनामे किए हैं, जो भी घोटाले किए हैं, उसका बहुत जल्द पर्दाफाश होने वाला है। इसलिए सीबीआई का डर दिखा करके 2 बड़े नेताओं को डराने का प्रयास कर रही है। याद रखिए कि देश की जनता इस बात को देख रही है। 2019 में सूद समेत इसका बदला लेगी, जनता बदला लेगी। मैं आपको बताऊं, आप घबराए हुए हैं और सीबीआई का जो दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, यकीन मानिए
आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आपके ऊपर डंडा चलाया है, देश की जनता देख रही है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको आपने पूरी तरह से कठपुतली बना लिया है। इसलिए चुनावी भाषण का यहीं पर होता है समापन, इसका जवाब देंगे। ये सारे चुनावी भाषण जो है ना, ये पर्दाफाश, बेनकाब, साफ पर बट्टा, देखिए बौखलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है, चुनावी भाषण अपना काम कर रही है और तकलीफ इनको शुरू हो चुकी है। डॉक्टर अजीज आप बीच में नहीं, डॉक्टर अजीज आप बीच में नहीं, डॉक्टर अजीज आप बीच में नहीं, किसी ने आपको नहीं टोका। एक एक करके बोलिए, आशुतोष जी के पास जाऊंगा उसके बाद में। देखिए जिस तरीके से सीबीआई अपना काम कर रही है, और बिल्कुल बौखलाहट जायज है इनकी, सीबीआई अगर अपना काम करेगी और जो दूध का दूध है पानी का पानी सामने आएगा। सारा काम विपक्षी नेताओं पर ही कर रही है। देखिए विपक्षी नेताओं पे अगर आप काम एक चीज आप लिस्ट निकालिए, देखिए देखिए आप इसको विपक्ष से क्यों जोड़ रहे हैं? सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए, आप इसको कोर्ट को तय करने। और सोचिए 2016 वाले, देखिए अगर आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये महज एक मिनट सुनिए ना, क्या ये महज इत्तेफाक है कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है सारे ऑपोजिशन के ऊपर हो रही है? अरे अमन जी 2016 के अंदर कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। हाई कोर्ट कहता है कि इसके अंदर जांच होनी चाहिए, ये सरकार नहीं कह रही है। हाई कोर्ट ने कहने पर वो जांच चल रही है, सीबीआई अपना काम कर रहा है। अब इसमें भी तकलीफ हो रही है कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को, तो कोर्ट से दिक्कत है। ये बताइए, कोर्ट को मानते हैं? एक तरफ कोर्ट राफेल पे कहता है कि बिल्कुल ठीक है, तो इनको दिक्कत होती है। कोर्ट कहता है कि खनन के अंदर अखिलेश यादव जी दोषी हैं, अखिलेश यादव जी ने भ्रष्टाचार किया है, समाजवादी पार्टी ने वहां पर उस समय भ्रष्टाचार हुआ है, चंद्रलेखा जी की जो आय है वो 10 गुना बढ़ गई है। तो ये सब चीजें जो है वो सामने है। देखिए यही भी सीबीआई का मामला है, किस तरीके से आज वो सीबीआई की विश्वसनीयता पे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए। हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, सीबीआई अपना काम करे। और जो भी लोग हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है देश में भ्रष्टाचार 0% टॉलरेंस है, लेकिन आज आपने बड़ी अच्छी बात कही, जनता एक तरफ है और ये भ्रष्टाचारी एक तरफ है। इनको भ्रष्टाचार करने का मौका आज नहीं मिल रहा, इसलिए सारे जो चोर हैं ये सारे एक हो चुके हैं। देर रात ऑर्डर आने से सीबीआई की विश्वसनीयता बरकरार रहती है। देखिए मैंने कहा ना कि दोनों को हमने छुट्टी पे भेजा। हमने एक को भेजा होता तो आप कह सकते थे कि हाँ सरकार ने कुछ। देखिए मैं फिर आपको कहूंगा, ऐसा क्या होने वाला था? राहुल गांधी कह रहे थे रफाल पर कुछ होने वाला था। बहुत अच्छा सवाल किया। ये बात तो आशुतोष सर बड़ा अच्छी बात है। भाई देखिए ना, जो आम लोग हैं वो तो ये सोचते हैं कि रातों रात सरकार 2 बजे फैसला लेगी, सुबह ऐसा क्या कर देंगे आलोक वर्मा? अमन जी मुझे लगता है रात को राहुल जी को सपना आने वाला था और उसमें उनको कोई बताने वाला था कि राफेल पे क्या कहते हैं जो आलोक जी हैं वो निर्णय लेने वाले हैं, उस पर जांच करने वाले हैं। आपको भी आया था इसलिए नहीं, कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा, आशुतोष जी को बताना पड़ेगा कि इतनी अंदर की जो डिटेल है वो उनको कैसे पता। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। आज ये जवाब आशुतोष जी को देना पड़ेगा कि उनको सब चीजें कैसे पता। कोई बीच में नहीं टोकेगा। आशुतोष जी आप बोलिएगा, उसके बाद टी आर रामचंद्रन। आशुतोष जी देखिए, रोहित की तरह मैं जो है कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, तो मुझे जो जानकारी है वो जो मीडिया में थी उसी के थ्रू आपको भी और मुझे भी है। तो उसमें किसको सपना आया और किसको नाइटमेयर आया, दुस्वप्न आया, डर गया, डर के मारे भगा दिया, वो तो अलग बात है। हमें और आपको सबको मीडिया के थ्रू ही ये सब पता चलता है। तो दूसरी बात जो हम लोग एक चीज़ बार बार भूल रहे हैं कि इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आलोक वर्मा ने चार्ज लगाया था कि पीएमओ में जो है कोल स्कैम से कंसर्न भी एक अफसर हैं जिसपे कि आलोक वर्मा कार्रवाई चाहते थे और राकेश अस्थाना उसको अपोज कर रहे थे। ये लड़ाई वहां से शुरू हुई थी। तो इसलिए इसमें जो है ये देखा जाता है कि पीएमओ का इंटरफियरेंस रहा है और कोई ऐसे कोई हवा में लोग बात नहीं करते। और ये जो स्वामी जी ने भी कहा था कोल के अंदर मनमोहन सिंह जी का था। कोल का घोटाला सबको देश को याद है, पूरे काले हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी कोल घोटाले के अंदर। और घोटालों में कांग्रेस थी, कांग्रेस में घोटाला था ये नहीं पता कि जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी आ रही, देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। टाइम इतना टी आर रामचंद्रन सुब्रमण्यम, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ सर, हर कोई पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने फायदे के लिए, जिसको लगता है जिससे जहां फायदा हो जाएगा उस वही पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है सीबीआई, और फिर सीबीआई को स्केपगोट बना दिया जाता है। तो इसका जवाब सिर्फ एक ही है कि जब तक राजनीतिक दल इंटरफियर नहीं करेंगी सीबीआई या बाकी इंस्टीट्यूशन में, तब तक ये मसला चलता रहेगा और उसका कोई आसानी से हल नहीं निकलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इश्करण सिंह भंडारी, आशुतोष, डॉक्टर अजीज खान, रोहित शैल और आपका भी टी आर रामचंद्रन, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इसको एक सरकार के लिए सेटबैक जरूर कहा जाएगा कि आलोक वर्मा को हटाना गलत नहीं, लेकिन जिस तरह से हटाया गया वो गलत था। हफ्ते के अंदर सेलेक्ट कमेटी बैठे, छुट्टी पर भेजने के आदेश को अब निरस्त कर दिया गया है। थोड़ा सा